हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सबका चैप्टर 5 ऑफ सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्जाम की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट अप्रेजल फ्रॉम द मॉड्यूल 1। चलिए ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला है वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रेडिट अप्रेजल एंड क्रेडिट रिस्क कॉन्सेप्ट्स। सेकंड, learn the components of the comprehensive credit assessment. Third, master the 5 steps of credit appraisal process. And fourth, स्टडी द 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। देखिए, एक चीज तो साफ है कि बैंक का बेसिक काम अगेन एक जगह से पैसा लेना, दूसरी जगह पैसा देना। तो दूसरी जगह जो पैसा देने की बात होती है वो बात है आपकी क्रेडिट। अब क्रेडिट देते वक्त क्रेडिट का अप्रेजल करना बहुत जरूरी है। अप्रेजल का सीधा सा शब्द क्या है, मतलब क्या है अप्रेजल का? अप्रेजल बेसिकली मींस द इवैल्यूएशन ऑफ अ लोन रिक्वेस्ट बाय असेसिंग इट्स टेक्निकल फीजिबिलिटी एंड इट्स इकोनॉमिक वायबिलिटी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस। यानी कि कोई भी बेसिक से बेसिक और बड़े से बड़ा क्रेडिट अप्रेजल जब एक क्रेडिट ऑफिसर करने जाता है तो उसको 2 चीजों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली करना है। फर्स्ट इज दी टेक्निकल फीजिबिलिटी। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो फंडिंग कर रहा है क्या वो टेक्निकल फीजिबल है भी या नहीं है। और दूसरा, भाई टेक्निकल फीजिबल तो समझ में आता है, पैसा कमा के देगा नहीं देगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला हिसाब नहीं चल रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, हम पैसा दे रहे हैं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से बोरोवर का फायदा होना चाहिए, उस फायदे से वापस बैंकर को उसका पैसा मिल जाना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। इसके बाद जब आप क्रेडिट अप्रेजल कर रहे हैं तो आपको बेसिकली बैकग्राउंड में क्या इंश्योर करना होता है। आपको सबसे पहला उसका रिस्क इनहेरिट देखना होगा। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि ये एक्स चीज जो है वो कभी भी नहीं होगी या ये वाई चीज जो है वो कभी भी नहीं होगी। रिस्क का मतलब होता है अगर एक्स चीज हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा और वो इम्पैक्ट जो आएगा आप उसको एब्जॉर्व कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो जब आप क्रेडिट अप्रेजल कर रहे होते हो एज अ क्रेडिट ऑफिसर, आपको ये देखना होगा कि इस प्रोसेस, ये जो एक पर्टिकुलर प्रपोजल चल रहा है, इसके अंदर रिस्क इनहेरेंट कितना है। कोई ना कोई परसेंटेज रिस्क सब में होता ही होता है। यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस। ओके, देन सेकेंड कम्स योर quality of credit. The credit officer needs to ensure the credit that he is giving is a quality credit. It doesn't just turns out to be NPA, नो टाइम सून, पता लगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद खाता ही जो है वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है, कोई किस्त नहीं आ रही, कोई ब्याज नहीं आ रहा एंड वी आर गॉन। ओके, देन थर्ड कम्स कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू मॉनिटरिंग। अब देख, हमें ऐसा लगता है कि जब हम क्रेडिट अप्रेजल की बात कर रहे हैं तो भैया अपन ने 4 चीजें एनालाइज करी, बता दिया और अपना काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। क्रेडिट क्वालिटी को अगर आपको टेक केयर करना है ना, तो आपको जिस दिन से आपका लोन स्टार्ट हुआ है और जिस दिन तक आपका लोन क्लोज होएगा, उस बीच के प्रोसेस में जो भी प्रोसेसेस रहते हैं, स्टेप 1 2 3 4 व्हाटएवर, उन सब पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सो क्रेडिट अप्रेजल बेसिकली व्हाट इट चेक्स इन द बैकग्राउंड, इट चेक्स योर कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन टू मॉनिटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रेडिट फैसिलिटी। नाउ कम्स द 5 स्टेप्स ऑफ क्रेडिट प्रोसेस। 5 स्टेप हैं क्रेडिट प्रोसेस में और आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आई वांट यू टू जस्ट पे अटेंशन टू इट एंड लर्न इट अलोंगसाइड मी। फर्स्ट इज योर प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज योर क्रेडिट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब इनिशियल इवैल्यूएशन करिए, वेरिफिकेशन करिए। सेकंड comes your sanctioning. First is your processing, P for processing, S for सैंक्शनिंग। एक बार आपने अच्छे से प्रोसेसिंग कर ली, सारी चीजों को इवैल्यूएट करा, वेरीफाई करा और फिर आपने लोन को जो है वो सैंक्शन कर। एक बार लोन सैंक्शन हो जाएगा तो सिर्फ लोन सैंक्शन होके वहां पे क्या पड़ा रहेगा, वी नीड टू डू द डॉक्यूमेंटेशन दैट स्टार्ट्स विद डी। वंस यू हैव डन दिस डॉक्यूमेंटेशन देन यू नीड टू गो फॉरवर्ड विद द डिसबर्समेंट। एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया, नाउ कम्स द सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज योर डिसबर्समेंट व्हिच मींस रिलीज ऑफ द फंड्स। एंड देन इन द एंड कम्स M. M is your monitoring. This is an ongoing process. एक बार ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद monitoring keeps on going. It is an ongoing oversight to ensure what? जरूरत ही क्या है मॉनिटरिंग की। देखिए, अभी पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको कहा ही क्रेडिट अप्रेजल का मतलब यही है कि भाई जिस दिन से आपका लोन शुरू होता है और जिस दिन से आपका लोन एंड होएगा तब तक जितना भी काम है वो सारा का सारा काम जो है उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सो क्रेडिट मॉनिटरिंग के अंदर क्या रहेगा आपका, वी नीड टू चेक ऑल थ्रू द टाइम that funds used are for the intended purpose only। मतलब हमने किसी X चीज के लिए लोन दिया था, पैसा X चीज में ही लगना चाहिए। दूसरा, रेगुलर रीपेमेंट्स मेंटेन। साथ के साथ एक बार पैसा दे दिया, डिसबर्समेंट सक्सेसफुली हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, अब हमारी कमाई होगी
हो भी रही है सही तरीके से या नहीं हो रही है। किसी भी वजह से अकाउंट जो है वो नॉन स्टैंडर्ड ना हो जाए, ठीक है। सो अकाउंट रिमेन्स इन दी स्टैंडर्ड एसेट एंड इफ देयर आर एनी अर्ली वार्निंग्स ऑफ अ क्रेडिट डिटोरेशन, आपको वहीं पे इसको चेक कर लेना है। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ क्रेडिट प्रोसेस। फर्स्ट इज योर प्रोसेसिंग, सेकंड इज योर सैंक्शन, third is your documentation, fourth is your disbursement, and fifth is your monitoring. Now we come to due diligence process. ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? देखिए, डिलिजेंस का मतलब क्या हुआ है? डिलिजेंस बेसिकली मीन्स वेरी केयरफुल, वेरी सिस्टमैटिक वे, जहां से आप चीज को चेक करोगे। सो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस is the process wherein you identify and verify the customer or the beneficiary owner's detail. आप जिसको पैसा दे रहे हो वो बंदा सही भी है या नहीं है, ये जानना आपका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का सबसे मेन ऑब्जेक्ट। अब इसके ना 6 फेसेस रहते हैं, यहाँ भी वी नीड टू पे वेरी स्ट्रॉन्ग अटेंशन बिकॉज इससे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 6 फेजेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। सो द 6 फेजेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इज, फर्स्ट वन इज योर इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ? जो भी इनिशियल कॉन्वर्सेशन रहेगा आपका विथ योर बोरोवर स्लैश कस्टमर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरैक्शन। सेकंड कम्स स्टडी। स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ द कंपनी, स्टडी ऑफ द बिजनेस डेटा। भाई आपके पास लेके आया है कोई प्रपोजल कस्टमर, तो साथ में 3 4 5 रिपोर्ट भी लेके आया होगा, ठीक है, तो वी नीड टू स्टडी दैट। देन कम्स योर एक्टिव इवैल्यूएशन। देखिए, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ने से कोई काम नहीं चलता। क्रेडिट अप्रेजल का ना बहुत बड़ा बेसिक रीजन, किसी भी अच्छे क्रेडिट अप्रेजल का बहुत बड़ा बेसिक रीजन तब निकल के आता है जब जो क्रेडिट ऑफिसर होता है उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो इन पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन। जो भी वो चेकिंग कर रहा है उसमें ही हैज टू बी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। यू नीड टू आस्क वेरियस पीपल दैट how the business is going to do, what is its sales report, what are the margins, what are the standard margins available, and XYZ. Okay, then comes your verification. Now this is very very important और यहाँ पे बहुत सारी dubious transactions हो जाती हैं. This is a physical verify. देखिए, many at times it happens as a banker you are so occupied with work, you just go by the face value of the customer और वहीं पे ही हमें धोखा मिलने की there is a possibility to feel that. तो हम बेसिकली यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो क्रेडिट ऑफ अप्रेजल का बहुत बड़ा पार्ट है एंड वी आर गोइंग टू पे वेरी ड्यू अटेंशन टू इट। देन कम्स योर एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। एक बार आपके हाथ में जो बिजनेस रिपोर्ट आ गई हैं, अब उनके स्नैपशॉट से यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस रेशियोज, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द implications of those ratios, and this becomes very very important part of the due diligence. Then comes in the end the report preparation. Now you are going to combine everything and you are going to prepare the report. In order to do all such things, there are various things that can be done from A to Z. However, checking of your CIC score is very important. You can check it through CIBIL, CRIF, Experian, Equifax, checking the PAN number, DIN number, also finding out कि भाई कोई गवर्नमेंट ड्यूज तो नहीं है, और अगर है तो आपको उनकी क्लियरेंसेस के सर्टिफिकेट्स यू नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम दी कस्टमर। प्री सैंक्शन ब्रांच विजिट इज मैंडेटरी। देखिए, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्री सैंक्शन ब्रांच विजिट मैंडेटरी है, क्योंकि वही मैंने आपको बोला था ना, यहीं पे सारी ड्यूबियस ट्रांजेक्शंस जो है मोस्टली यहीं पे निकल के आती हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता है, banker rely on the face value and then bankers going to sue. So there are 3 types of due diligence. First one is your financial due diligence, second one is your commercial due diligence, and third one is your legal due. The first one is financial due diligence, मतलब सिंपल फाइनेंशियल बोले तो बिजनेस का डेटा बोले तो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, इसको चेक करना, फाइनेंसेस को चेक करना। सेकंड कम्स योर कमर्शियल का मतलब क्या हो गया? कमर्शियल स्पेस। जैसे हम कमर्शियल वर्ड सुनेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कमर्शियल स्पेस, मार्केट पोजीशन, इंडस्ट्री वायबिलिटी। भैया कमर्शियली धंधा जो है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन वी विल सी द कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। देन कम्स द legality. You need to ensure the compliance with all the statutory guidelines, the KYC, the anti-money laundering guidelines. So this becomes your legal due diligence. Now there are certain red watches that you need to there are certain red flags that you need to watch. What are those? कहीं जिस कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं हो रहा। जो अगर ऐसा हो रहा है तो साहब कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। देन इन डायरेक्टर्स के नाम कहीं किसी क्वेश्चन लिस्ट में या किसी डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं आ रहे हैं, दैट यू नीड टू चेक। And then comes a very very important thing, how much contribution of a promoter is having in the proposal or the project, that is known as, very commonly known as, skin in the game. साहब लोन लेने आ गए हैं हम 1 करोड़ का, हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 2 लाख भी नहीं है, 3 लाख भी नहीं है, so that means skin in the game is not of that extent. So
इस पे बहुत ज्यादा वॉच रखना पड़ेगा एज अ क्रेडिट ऑफिसर, क्योंकि जितना सही मार्जिन कंट्रीब्यूशन होगा बिजनेसमैन का, उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा एज अ क्रेडिट ऑफिसर्स दैट yes, they are going to do something fruitful with the money that banker is providing them. All right. Okay. Now, in this whole process of due diligence, na, fintech is playing lot of role right now. अब fintech ecosystem के दो basically अभी बहुत I would not say that it's very old, it's pretty recent. One is the utilization of API for open banking and account aggregators. So basically, A account यानी कि A बैंक में कोई अकाउंट है और B बैंक लोन दे रहा है, तो B बैंक A बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट को अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू बैठे बैठे देख ले। अब यहाँ पे सेफ गार्ड क्या हुआ भाई, डायरेक्टली बैठे बैठे अगर आप स्टेटमेंट देख रहे हो तो कहीं भी कोई भी फॉल्स ट्रांजैक्शन कस्टमर आपके पास लेके आएगा, इसकी संभावना बिल्कुल खत्म है। ठीक है ना, बिकॉज यू आर डायरेक्टली चेकिंग द अकाउंट स्टेटमेंट एंड यू आर नॉट रिलाइंग एनी ऑन द on any basically manual submission of the documents. Okay. Then there is one very important thing that the chapter says about. This is legal entity identifier, LEI. Ab, what is this LEI? LEI is basically a 20-digit unique code. It helps to identify the parties to the financial transaction worldwide. So LEI system जो है वो सारे borrowers पे काम करता है जिनका total fund base या non fund base exposure जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, and this number is very important to take because it keeps check on the financial transaction. So legal entity identifier is also one of a very important tool to give global access to the due diligence part. Now we need to find out what is the quality credit criteria. कोई भी credit proposal है उसका quality check कैसे पता चलता है? बहुत ही सिंपल सी बात है साहब, पैसा जो दिया था ना वो लौट के सही समय पे आ जाए हमारे पास, हमको इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने? पैसा हमने दिया था सही समय पे लौट के आ जाए, यानी कि रीपेमेंट्स होने चाहिए रेगुलर। लौट के तो आ जाएगा लेकिन हमें कुछ कमा के भी दे रहा है नहीं दे रहा है साहब, हमने तो ये उम्मीद करी थी कि हमें 15 साल तक उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो 2 साल में ही दे दिया। तो बेसिकली वी नीड टू सी दैट ऑल्सो। ओके, सो इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली एंड रेगुलर, अकाउंट इज नॉट ओवरड्रॉन। ऐसा ना हो हमने जितनी लिमिट दे रखी है उससे ऊपर अकाउंट जो है वो फंक्शन कर रहा है और ब्याज पे ब्याज लगे जा रहे हैं और कस्टमर की कोई धनीदोरी ना है कि वो पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो अकाउंट ओवरड्रॉन चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिट अप्रेजर। और यहीं पे आप मेरी बात माने, बहुत सारे क्रेडिट ऑफिसर्स जो हैं उनको लेटर्स इशू हो जाते हैं जहाँ पे ये चेक नहीं हो पाता कि जो फंड दिया गया है वो सही जगह पे यूज हुआ है या नहीं। अगर ए चीज के लिए पैसा दिया गया है तो ए चीज के लिए ही पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ कम्स द 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंड। कोई भी लेंडिंग है वो बेसिकली इन 4 प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई। वो प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला, सब इंसान को पहचान। ठीक है, सो इवैल्यूएट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। Second comes assess purpose of the loan. That particular amount of money जो as a banker you are giving, वो सही जगह यूज होगी भी या नहीं होगी। So you need to identify the purpose of it. Third comes, हमने लोन दे दिया, इंसान भी पहचान लिया था। सिक्योरिटी क्या है हाथ में? What is the security? We need to evaluate the security and the collateral. Security आ गई है, पर्पस को आपने एसेस कर लिया, इंसान तो आपने पहचान ही लिया था कि वो तो बहुत ही लाइक एन एंजल ओनली। नाउ व्हाट? वी नीड टू वेरीफाई कैश फ्लोज गाइस, वी नीड टू वेरीफाई द कैश फ्लोज एंड द सोर्स ऑफ रीपेमेंट। इंटरेस्ट चुकाएगा कहाँ से, ईएमआई चुकाएगा कहाँ से? तो इंसान पहचान लिया, इंसान ने जिस चीज के लिए लोन लेना है उस पर्पस को पहचान लिया, अपने लोन को सेफगार्ड करने के लिए हमने सिक्योरिटी रख ली, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा हमें जो वो कमाएगा उससे लाके हमारी ईएमआई पे करेगा भी या नहीं। सो दीज आर दी 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। देन चैप्टर टॉक्स अबाउट 7 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। देखिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे वेरी काइंड अटेंशन ऑन ऑल दीज न्यूमेरिकल थिंग्स दैट आर कमिंग ना, जैसे दिस इज लाइक 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, देन कम 7 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। प्लीज इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली करिएगा क्योंकि इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो व्हाट आर द 7 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस? इंसान का कैरेक्टर, उसी एंजल नामक इंसान की हम बात कर रहे थे ना,
इंटेंशन तक तो ठीक है साहब, कैपेसिटी भी है पे करने की या ना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू रीपे द डेट, कैपिटल, थर्ड वन इज योर कैपिटल, खुद का कितना पैसा लगा रखा है, स्किन इन द गेम, रिमेंबर स्किन इन द गेम, ठीक है, करेक्टर सही है, कैपेसिटी भी सही है, पैसा भी बंदे ने लगा दिया, बट हमें किसी पे विश्वास नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? अब ये चार चीजें तो हमने समेट ली, लेकिन हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं, इट्स अ ग्लोबल थिंग, यहाँ पे बाहर कुछ भी होगा इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस, बाहर की कंडीशंस का पता करना भी बहुत जरूरी है। Then comes your credit worthiness. What is the overall financial standing of the borrower? And then last comes your cash flows. This is ability to generate. Capacity is to give the fund. So basically what does capacity stands for? हमने जो लोन लिया वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, लेकिन पर्पस ये नहीं होता। एक अच्छा बिजनेस लोन वही होता है जो आपको कमवा के भी देना, आपको मीन्स बोरोवर को बेसिकली कमवा के भी दे। सो कैश क्लोजेस, दिस इज बेसिकली ability to generate the funds. So these are the 7 C's of credit analysis. Then comes your 8 P's framework. 7 C हो गए, this was concerning your borrower. Then comes your 8 P's. अब 8 P's framework क्या कहता है क्रेडिट अप्रेजल का? सबसे पहले प्रोजेक्ट देखिए, जो बिजनेस वेंचर है वो क्या है, चलेगा भी नहीं चलेगा, मार्केट कंडीशन सही तरीके से उसके फेवर में है भी या नहीं है, you need to do your research. So first one is your project. Then comes what kind of people are in, is the quality of the management. Then comes your process. Are they using an outdated technology or are they very well into the new, new and very tech savvy kind of things? So the process. Then comes your product. What is the product that is being product deliver हो गया? What are the prospects in the market and what are the projections? What are the financial projections of the business? Business साल दर साल grow करेगा भी या नहीं करेगा? That also you need to see. Then comes the profit, the expected returns, and last but not the least, proposed repayment, जिसके लिए हम सारा ये काम कर रहे हैं. Okay, so these are the 8 P's. Then comes the 3R. Again, 3R's are reliability, responsibility, and resources. This is also very, very important. The 3R's are reliability, responsibility, and your resources. So the purpose of loan overall कहाँ पे है? Loan has to fit with the bank's lending policy. Purpose must be consistent with business objectives. बोरोवर की कोर कॉम्पिटेंसी पहचानो, करेक्टर पहचानो और भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए किसी भी स्पेकुलेटिव वेंचर्स और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में कोई लोन हमें नहीं देना। सोर्स ऑफ रीपेमेंट, किसी भी बैंकर के लिए ना पैसा आता रहे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है पैसा आ कहाँ से रहा है। सो सोर्स ऑफ रीपेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी से ही ना हेल्थ ऑफ द बिजनेस का पता चलता। अगर उसने ए बिजनेस के लिए लोन लिया है और वो अपनी जेब से या ही और शी इज वर्किंग समवेयर आल्सो और वो वहां के पैसे से आपका लोन चुका रहा है, तो somehow there is a delusion, ठीक है, somehow there is a problem. Source of the repayment should normally come from what? When you talk about working capital, churning of the current assets itself. आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिया, आपने करंट एसेट खरीदने के लिए लोन दिया था, बिजनेस का काम यही है उस करंट एसेट को ढंग से बेचे और उससे जो पैसा आ रहा है उससे वर्किंग कैपिटल लिमिट को वो चल। टर्म ऑब्लिगेशन के केस में प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ओवरऑल साल के अंत में प्रॉफिट आ रहा है तो उसी प्रॉफिट में से बंदा जो है अपना रीपेमेंट चुका। एंड थर्ड इज योर बैंक गारंटी। बैंक गारंटी, नो बैंकर्स वांट कि भैया उसको इन्वोक करनी पड़े, भैया सिंपल सी बात है, हमने आपके नाम की बैंक गारंटी दे दी साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है आप काम कर लीजिए अपना, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन, सो सोर्स ऑफ रीपेमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू understand a good credit appraisal process. Now we are going to understand a bit about cash accrual. This is also given very explicitly in the chapter. So formula of cash accrual क्या है? Net profit plus non cash expenses. ठीक है ना, जितना भी नेट प्रॉफिट बिजनेस में आया है उसके अंदर आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को जब आप ऐड कर देते हो तो वो आपका टोटल कैश एक्रूवल इन द बिजनेस दिखाता है। क्योंकि कई दफा होता है कि हम कई नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं वो हम माइनस करके वी शो इट एज अ नेट प्रॉफिट, बट कैश एक्रूवल का मतलब भैया पैसा कितना है खरी, व्हाट इज दिस मनी इन द बिजनेस। सो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट प्लस कैश नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश। कोलैटरल एंड सिक्योरिटी, कोलैटरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? देखिए, कोलैटरल लेना है, हमें सेफगार्ड रखना है, लेकिन ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वाइबल क्रेडिट का। ऐसा नहीं है कि कोलैटरल आ गया और हमने बाकी सब चीजों को जो है वो नजरअंदाज, ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए। एग्जिट ऑप्शन इफ डिफॉल्ट अकर्स, बेसिकली एन एग्जिट ऑप्शन, ठीक है ना। हमें देखिए एट द एंड ऑफ द डे ना बैंकर को ना
अपना बिजनेस चलाना। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगर कोई गलत प्रपोजल सैंक्शन हो गया है, वो खाता एनपीए होगा तो वो उसको लेके बैठा रहे और वेट करता रहे जी पैसा आएगा किसी जमाने में और फिर मैं अपने बुक से उसको हटाऊंगा, नहीं। सो कोलैटरल लेने का रीजन ही यही होता है, इट वर्क्स लाइक एन एग्जिट ऑप्शन, इट वर्क्स लाइक एन एग्जिट ऑप्शन इफ द डिफॉल्ट आकर्स। ओके, देन क्वेश्चन फॉर द रिकवरी एंड एनफोर्सेबिलिटी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपने कोलैटरल लिया है इट हैज टू बी वेरी लीनियंट। ओके, सो नेक्स्ट कम्स योर क्रेडिट रिस्क। How is credit risk defined? What is the meaning of credit risk? Credit risk basically means probability of the borrower या counterparty default. कल को वो डिफॉल्ट कर सकता है क्या, दैट इज योर क्रेडिट रिस्क। डिफॉल्ट ट्रिगर्स, ठीक है, रिस्क ना कई टाइप के होते हैं और मेजरली वो डिवाइड होते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क के अंदर। इंटरनल रिस्क तो बेसिकली है पुअर मैनेजमेंट, बैड डिसीजंस, मार्केटिंग फेलियर से हो सकता है, और एक्सटर्नल हो सकता है कि कोई अलग ही टाइप का कॉम्पिटिटर निकल के आ गया है, या भाई ओवरऑल रेगुलरिटी चेंजेस हो गए हैं, या मार्केट ने अपना रुख ही बदल दिया। तो रिस्क तो रहेगा एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दोस क्रेडिट। नाउ इन ऑर्डर, now once you have identified the risk, there are certain measures of risk factors also, you need to measure the risk factor, है ना। अब मेजरिंग कैसे होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर आपको चेक करना है किसी भी बिजनेस के तो यू नीड टू गो फॉरवर्ड विद द बैलेंस शीट। मैनेजमेंट क्वालिटी को अगर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा भाई आज से 5 साल पहले से वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या उनका गवर्नेंस है, ठीक है ना। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क, यू नीड टू सी द मार्केट पोजिशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ए ब्रांड, बी ब्रांड, सी ब्रांड, and there comes your market risk. Then market risk is basically how well the businessman is aware about the market conditions, and is he very good in responding to the trends also. So measuring of the risk factors. Internal credit rating, इंटरनल क्रेडिट रेटिंग, इंटरनल क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है, आपको रेटिंग तो देनी पड़ेगी बोरोवर को क्योंकि आपकी प्राइसिंग इंपैक्ट होती है रेटिंग से, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्रेडिट अप्रेजल के इंटरनल रेटिंग का पार्ट होती हैं। उसमें से देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच अगेन नीड टू बी टेक केयर ऑफ। कुछ होते हैं मेजरेबल फैक्टर्स, कुछ होते हैं क्वालिटेटिव। अब मेजरेबल फैक्टर्स तो कौन से होंगे जो मेजर किए जा सके हैं, तो बेसिकली आपके फाइनेंस से रिलेटेड हुए तो भाई क्या होंगे आपके मेजरेबल फैक्टर्स, इट बिकम्स योर करंट रेशियो, डेट इक्विटी, कोलैटरल का वैल्यू, 4-5-6 चीजों को जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, उससे हम देख लेंगे कि साहब प्रपोजल सही है या नहीं है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड कम्स योर क्वालिटेटिव फैक्टर, इंसान का सही होना भी तो जरूरी है। रिमेंबर हमारे जो सीज हमने चेक करे थे उसमें सबसे ऊपर नाम ही सबसे पहला सी था करेक्टर, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द करेक्टर ऑफ द पर्सन व्हिच इन ट्यून आल्सो रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट क्वालिटी, एंड आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्टिकुलर बोरोवर विल बिहेव एट द टाइम ऑफ फेलियर, बिकॉज आपको वो वर्स्ट केस सिनेरियो माइंड में लेके चलना पड़ेगा। ओके, सो दिस बिकम्स योर पार्ट ऑफ द इंटरनल क्रेडिट, एंड आफ्टर दिस it comes the validation of the proposal. Beginning is the most important part of the work. Plato has once said it. So, how are they supposed to validate the proposal? Get all the facts right, complete the information, check your factual data, check all the statutory approvals, record visit notes systematically, verify borrower authority to borrow. 7 dimensions of the, what are these? Compliance, environmental, managerial, technical, economic, financial, commercial. Okay, so these are the 7 dimensions of the overall appraisal, and with this we come up to the MCQ part. Chaliye, let's get started. Economic viability appraisal comprises the study of what? Economic viability appraisal comprises the study of, is the firm is financially strong, product of the firm has good demand and market acceptance, the capacity utilization is optimum, the financial projections made are reasonable and realistic. The correct answer is B. प्रोडक्ट ऑफ द फर्म हैज गुड डिमांड इन द मार्केट एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात है, हमारा काम भी तो वही है कि बिजनेस जो है उसका आगे चल जाए। सो इट इज वेरी सिंपल। देन कम्स द कैरेक्टर ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बोरोवर मींस फॉलोइंग टू द बैंकर। क्या मतलब? ही हैज गुड रेफरेंसेस फ्रॉम एटलीस्ट 2 कस्टमर्स ऑफ द बैंक। हमें क्या मतलब, हो सकता है उनसे उनके रिश्ते अच्छा। ही हैज इन द पास्ट रीपेड द बैंक्स लोन, ओके, समहाउ, बट he has a sense of purpose and serious intention to run the business and repay the loan. I'm telling you, this at any point of time is going to overpower all the other points. So this is the answer. Now, in accounting parlance, कैश एक्रूवल का मतलब क्या है? कैश एक्रूवल का फॉर्मूला याद है आपको? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस. Which one of the following character is not included in 3R concept in the appraisal? What is the correct answer? Rating. So reliability, resources, responsibility आपके 3R के पार्ट थे. Rating wasn't. Compliance appraisal comprises of examination as to
whether the proposal complies with RBI instructions on exposure and lending, it complies with legal framework, whether proposal fits into loan policy and risk policy of the bank. The correct answer is all of the above. आप isolated form में तो काम कर ही नहीं सकते हो, आपको RBI भी देखना है, आपको legal भी देखना है और आपको बैंक का भी सारी चीजें देखनी है. So with this we come to the end of the chapter and see you next time. Till then, goodbye, take care, God bless you.